नमस्कार। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उस दौर को समझने की कोशिश करेंगे जब वो बन रहा था, अपनी शक्ल ले रहा था। हाँ, मतलब 19वीं सदी का आखिरी हिस्सा और 20वीं की शुरुआत। और हमारे स्रोत हैं इग्नू की सोशल साइंस टेक्स्ट बुक के कुछ अंश, खासकर यूनिट 5 से 8। बिल्कुल। हम देखेंगे कि वो संगठित राष्ट्रवाद कैसे उभरा, उसकी वजहें क्या थीं, आर्थिक मुद्दे, बौद्धिक बहसें। और फिर स्वदेशी आंदोलन, जिसने पहली बार इसे आम लोगों से जोड़ा। तो शुरुआत करते हैं 1857 के विद्रोह की विरासत से और उस नए पढ़े लिखे वर्ग से जिसने मंच तैयार किया। हाँ, ये मानना कि राष्ट्रवाद बस 1885 में कांग्रेस बनने से शुरू हुआ। नहीं नहीं, ये तो गलत होगा। उससे पहले भी बहुत कुछ चल रहा था। जैसे 1857 का विद्रोह ही ले लीजिए, वो सिर्फ सिपाहियों का नहीं था। बिल्कुल नहीं। उसमें राजे रजवाड़े भी थे जिनकी गद्दी छिन गई थी, किसान थे, कारीगर थे, सब शामिल थे। और उससे भी पहले के विद्रोह? हाँ, बंगाल में सन्यासी फकीर विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह, नील विद्रोह। नील दर्पण वाला। हाँ, दीनबंधु मित्र का नाटक। ये सब दिखाता है कि ब्रिटिश राज के खिलाफ गुस्सा तो था, भले ही ऑर्गेनाइज्ड ना हो। फिर पावना, दक्कन के किसान आंदोलन, इन्होंने तो सरकार को डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ एक्ट जैसा कानून लाने पर मजबूर भी किया। तो मतलब जमीन तैयार हो रही थी धीरे धीरे। बिल्कुल। और इसी माहौल में वेस्टर्न एजुकेशन से, हाँ, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटीज 1857 में बनी। इनसे एक नया तबका उभरा, पढ़ा लिखा, जिसे हम इंटेलेक्चुअल क्लास कह सकते हैं। जो शुरू में तो अंग्रेजी राज और पश्चिमी विचारों से काफी इम्प्रेस्ड था, है ना? हाँ, मैकॉले की सोच भी तो यही थी कि एक ऐसा वर्ग बने जो खून और रंग से भारतीय हो, पर सोच और पसंद में अंग्रेज। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। बिल्कुल। जैसे जैसे इन पढ़े लिखे लोगों ने ब्रिटिश राज का असली रंग देखा, वो नस्लीय भेदभाव, नौकरियों में, हाँ, मौके न मिलना, और खासकर आर्थिक शोषण, तो उनका मोह भंग हुआ। वो सहयोगी से आलोचक बन गए। और अपनी बात कहने के लिए उन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस यानी देशी भाषाओं के अखबारों का सहारा लिया। खूब लिया। रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने तो गवाही दी थी कि बंगाल के अखबार पंजाब तक पहुंचते थे। खबरें सिर्फ छपती नहीं थी, बोलकर भी फैलती थी। अच्छा। हाँ, बनारस में बंगाली टोला था, कथावाचक कहानियों में खबरें सुनाते थे। और इसी समय वो गौरवशाली अतीत वाली बात भी शुरू हुई। हाँ, जब अंग्रेज आपकी संस्कृति को नीचा दिखाएं, तो आप अपनी जड़ों में ताकत ढूंढते हैं। वेदों में, उपनिषदों में महान विचार, लोकतंत्र, ये सब ढूंढना शुरू हुआ। ये आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका था। बिल्कुल। और औपनिवेशिक सोच को चुनौती देने का भी। तो ये जो चेतना जाग रही थी, इसने फिर संगठनों का रूप लेना शुरू किया। हाँ, पहले छोटे छोटे संगठन बने, जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। 1851 कलकत्ता में जमींदारों का था शायद। हाँ, शुरुआत में लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जैसे थे। फिर ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना, फिर बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इनका फोकस शुरू में क्या था? पिटिशंस देना? ज्यादातर यही कि भी सरकारी नौकरियों में हमें भी जगह दो, प्रशासन में हिस्सेदारी दो। लेकिन ये थोड़े एलीट किस्म के थे शुरू में। हाँ, अनिल सील जैसे इतिहासकारों ने कहा कि ये अभिजात वर्ग के हित साधते थे, लेकिन ये संगठित राजनीति की शुरुआत थी। फिर थोड़े ज्यादा ब्रॉड बेस्ड संगठन आए। बिल्कुल। इंडियन लीग बनी, फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन 1876 में। हाँ, ये ज्यादा एक्टिव थीं। फिर सिविल सर्विस का भारतीकरण, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध। सही। पूना सार्वजनिक सभा, रानाडे जिसके पीछे थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनी, मेहता तैयब जी तेलंग। मद्रास महाजन सभा 1884 में। इनसे एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम मिलकर विरोध कर सकते हैं। और उधर अंग्रेजों की कुछ नीतियां भी थीं जो गुस्सा भड़का रही थीं। हाँ बिल्कुल। लिटन का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिससे देशी अखबारों का गला घोटने की कोशिश हुई। आर्म्स एक्ट, कि भारतीय हथियार नहीं रख सकते। रिपन ने वीपीए हटाया पर आर्म्स एक्ट बना रहा। और फिर वो इल्बर्ट बिल वाला कांड 1883-84। हाँ, जब भारतीय जजों को यूरोपियों के केस सुनने का अधिकार देने की बात हुई, तो भारत में रह रहे अंग्रेजों ने हंगामा खड़ा कर दिया। व्हाइट म्यूटनी जिसे कहते हैं। हाँ। वो खुला नस्लवाद था। उसने तो आंखें खोल दी होंगी भारतीयों की। जाहिर है, पता चल गया कि बराबरी की बातें सब खोखली हैं। तो अजीब बात है कि अंग्रेज जो कदम कंट्रोल बढ़ाने के लिए उठा रहे थे, वो असल में राष्ट्रवाद को मजबूत कर रहे थे। और इन सब के बीच 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। हाँ, एओ ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट की भूमिका इसमें अहम मानी जाती है। पहला सेशन बॉम्बे में दिसंबर 1885, 72 डेलीगेट्स, WC बनर्जी अध्यक्ष। इसकी स्थापना को लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं, है ना?
सेफ्टी वॉल थ्योरी। हाँ, लाला लाजपत राय ने कहा कि ये अंग्रेजों ने ही बनवाई ताकि भारतीयों का गुस्सा शांति से निकल जाए, कोई बड़ा विद्रोह ना हो। और दूसरे इतिहासकार क्या कहते हैं? अनिल सील मानते हैं कि ये अलग-अलग क्षेत्रीय अभिजात वर्ग थे जो अपने हितों के लिए एक मंच पर आए। ह्यूम बस एक कैटलिस्ट थे। बिपिन चंद्र जैसे इतिहासकार इसे सालों से चल रहे राजनीतिक जागरण का क्लाइमैक्स मानते हैं, उपनिवेश विरोधी सोच का नतीजा। मतलब ये कोई एक अकेली वजह नहीं थी। नहीं, कई फैक्टर्स थे। सीए बेली जैसे लोग लोकल जुड़ों पर जोर देते हैं कि कांग्रेस शुरुआत में कई लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। जॉन मैकलेन साझा राष्ट्रीय दृष्टि और आर्थिक हितों की बात करते हैं। शुरुआती मांगे तो काफी नरम थीं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में सुधार, नौकरियों का भारतीयकरण। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा भारतीय, जुडिशरी में सुधार, मिलिट्री खर्च में कमी। तरीके भी वही थे, पिटिशन, भाषण, लेख। लेकिन अहम बात ये थी कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म बन गया था। बिल्कुल। डब्ल्यूसी बनर्जी ने पहले सेशन में ही कहा था कि कांग्रेस का मकसद है देश के अलग-अलग हिस्सों के लोगों को साथ लाना, जाति, धर्म, प्रांत के भेदभाव मिटाना और राष्ट्रीय एकता बनाना। ये एक बड़ी शुरुआत थी, भले ही बेस लिमिटेड था शुरू में। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है आर्थिक राष्ट्रवाद की तरफ। वो शायद सबसे पावरफुल आइडिया बना जिसने लोगों को जोड़ा। अच्छा, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, मतलब ये सोच के अंग्रेजी राज भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। बिल्कुल। ये विचार के उपनिवेशवाद का आधार ही भारत की लूट है। ये सोच आई कहाँ से? क्या ये नई थी? नहीं, इसकी जड़ें पहले भी थीं। 1830-40 के दशक में राजा राममोहन राय धन की निकासी, किसानों की हालत पर चिंता जता रहे थे। मराठी बुद्धिजीवी जैसे भाऊ महाजन, तारखड़कर भी लिख रहे थे। लेकिन इससे एक ठोस शक्ल किसने दी? वो काम किया 1870 के बाद दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, आरसी दत्त, जीके गोखले, जी सुब्रमण्य अय्यर जैसे लोगों ने। नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत। हाँ, धन निकासी सिद्धांत, ये उनका सबसे बड़ा योगदान था। उनकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 मील का पत्थर है। ये धन निकासी था क्या? आसान शब्दों में। सीधी सी बात, भारत का पैसा, भारत के संसाधन एक तरफा ब्रिटेन जा रहे थे, जिसके बदले भारत को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था। कैसे जा रहा था ये पैसा? होम चार्जेस के नाम पर, यानी भारत पर लंदन से शासन करने का खर्चा, ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और पेंशन, ब्रिटिश कंपनियों का मुनाफा, रेलवे में लगे ब्रिटिश पैसे पर ब्याज, ये सब भारत से जाता था। नौरोजी का अनुमान था कि भारत के रेवेन्यू का करीब चौथाई हिस्सा बाहर जा रहा था। बाप रे। उन्होंने इसे ब्लीडिंग ड्रेन कहा, एक ऐसी नाली जिससे देश का खून बह रहा हो। ये आर्थिक राष्ट्रवाद का सेंट्रल आइडिया बन गया। और इस आलोचना के और क्या पहलू थे? दूसरा बड़ा मुद्दा था भारत की गरीबी। राष्ट्रवादी लगातार ये साबित कर रहे थे कि ब्रिटिश राज में भारत तरक्की नहीं कर रहा, बल्कि और गरीब हो रहा है। जबकि अंग्रेज कहते थे कि हम विकास ला रहे हैं। हाँ, पर राष्ट्रवादी आंकड़ों से दिखाते थे कि ये दावे झूठे हैं। गरीबी की सीधी वजह औपनिवेशिक नीतियां थीं। 1886 से कांग्रेस लगातार इस पर प्रस्ताव पास कर रही थी। तिलक ने केसरी में लिखा था कि हर चीज पर टैक्स है। तीसरा मुद्दा शायद इंडस्ट्रीज का था। बिल्कुल। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी भारत के पारंपरिक उद्योगों, खासकर हैंडलूम्स का विनाश। ब्रिटेन की मिलों का सस्ता माल आया। फ्री ट्रेड पॉलिसी ने उसे भारत के कोने कोने में पहुंचाया। रेलवे ने भी मदद की होगी इसमें। जाहिर है, नतीजा ये हुआ कि कारीगर बेकार हो गए, लोग शहरों से गांवों की तरफ भागे, खेती पर दबाव और बढ़ गया। आरसी दत्त ने इसे सबसे दुखद अध्याय कहा है। और नए उद्योग भी नहीं लग पाए। बहुत धीरे। सरकार ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, भारतीय पूंजीपतियों को मदद नहीं मिली, ब्रिटिश पूंजी को तरजीह दी गई। राष्ट्रवादियों ने प्रोटेक्टिव टैरिफ की मांग की। चौथा मुद्दा शायद सरकारी खर्चे का था। हाँ, पब्लिक फाइनेंस। एक तो टैक्स बहुत ज्यादा था। नौरोजी ने हिसाब लगाया कि भारत में आमदनी के हिसाब से टैक्स इंग्लैंड से दुगना था। ओह! और जो पैसा आता था वो खर्च कहाँ होता था? सेना पर भारी खर्च, जो अक्सर ब्रिटिश साम्राज्य फैलाने में लगती थी। रेलवे, जिससे ब्रिटिश व्यापार को फायदा था। वो होम चार्जेस, ब्रिटिश अफसरों की मोटी तनख्वाहें। गोखले ने कहा था कि विदेशी शासन में टैक्स लगाना खून चूसने जैसा है। पांचवा मुद्दा कृषि का होगा। एग्रीकल्चर, बिल्कुल। लगान बहुत ज्यादा था और बहुत सख्ती से वसूला जाता था। इससे किसान कर्ज में डूबते थे, खेती में सुधार नहीं कर पाते थे, अकाल पड़ते थे, जिन्हें मानव निर्मित कहा गया। राष्ट्रवादी क्या मांग रहे थे? वो कह रहे थे कि लगान कम करो और उसे लंबे समय के लिए फिक्स करो, जैसे स्थायी बंदोबस्त। वसूली के तरीके नरम हो। आरसी दत्त ने इस पर बहुत जोर दिया। और आखिरी मुद्दा छठा, विदेशी व्यापार। अंग्रेज तो कहते थे ट्रेड बढ़ रहा है। हाँ, वो वॉल्यूम दिखाते थे, लेकिन राष्ट्रवादियों ने कहा, देखो तो सही, ट्रेड हो क्या रहा है।
भारत कच्चा माल सस्ते में एक्सपोर्ट कर रहा है और तैयार माल महंगे में इंपोर्ट कर रहा है। ये तो कॉलोनी वाला ट्रेड है। और जो एक्सपोर्ट सरप्लस था उसका क्या? वो भी भारत के काम नहीं आ रहा था। नौरोजी और दत्त ने दिखाया कि वो सरप्लस असल में ड्रेन को फाइनेंस करने में चला जाता था, होम चार्जेस, मुनाफा, वेतन चुकाने में। ये एक तरह से मजबूरी का एक्सपोर्ट था। तो इस पूरी आर्थिक आलोचना ने क्या किया? इसने कॉमन ग्राउंड तैयार किया। किसान, कारीगर, बुद्धिजीवी, यहां तक के कुछ शुरुआती भारतीय उद्योगपति भी, सबको लगा कि उनकी सब समस्याओं की जड़ एक ही है, ब्रिटिश राज का आर्थिक शोषण। इसने राष्ट्रवाद को एक मजबूत, ठोस आधार दिया। यह सिर्फ भावनाओं की बात नहीं रही, पेट का सवाल बन गया। ठीक है, आर्थिक मोर्चे के साथ साथ बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी तो एक कशमकश चल रही थी। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी राज सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं था, वो एक सांस्कृतिक चुनौती भी था, कॉलोनियल मॉडर्निटी जिसे कहते हैं। भारतीय बुद्धिजीवियों ने इसका सामना कैसे किया? क्या सबने पश्चिम को अपना लिया? नहीं, कई तरह की प्रतिक्रियाएं थीं। भीखू पारेख ने 4 कैटेगरीज बताई हैं: परंपरावादी, आधुनिकतावादी, आलोचनात्मक परंपरावादी और आलोचनात्मक आधुनिकतावादी। एक आइडिया कॉलोनियल मिमिक्री का भी है। हाँ, होमी भाभा का, कि उपनिवेशवादी चाहते थे कि शासित लोग उनकी नकल करें, पर पूरी तरह नहीं, लगभग समान लेकिन पूरी तरह नहीं, ताकि वो हमेशा कमतर ही रहें। ये कंट्रोल का तरीका था। लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? क्या सब सिर्फ नकल कर रहे थे? नहीं, ये थोड़ा सिंपलिस्टिक हो जाता है। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखिए, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए सिर्फ पश्चिमी तर्क नहीं दिए, पराशर संहिता जैसे हिंदू ग्रंथों का हवाला दिया। मतलब परंपरा के अंदर से ही सुधार? बिल्कुल, वो अपनी धोती कुर्ता पहनते थे, सादा जीवन जीते थे, पर विचारों में आधुनिक थे। उन्होंने सामाजिक सुधार को राजनीति से ऊपर रखा। और दयानंद सरस्वती या विवेकानंद, उन्हें तो अक्सर रिवाइवलिस्ट यानी पुराने दौर को वापस लाने वाला माना जाता है। हाँ, लेकिन वो भी अपने समय के हिंदू धर्म के बड़े आलोचक थे। दयानंद ने मूर्ति पूजा, जाति पाति का विरोध किया। विवेकानंद ने कर्मकांड की जगह सेवा पर जोर दिया। उनका वेदों की ओर लौटो का नारा, वो एक तरह की सांस्कृतिक डिफेंस मैकेनिज्म थी। ये दावा कि वेदों में सारा आधुनिक ज्ञान पहले से मौजूद है, ये पश्चिम की श्रेष्ठता को चुनौती देना था। इसी तरह विवेकानंद ने शिकागो में भारतीय आध्यात्मिकता को पश्चिम के भौतिकवाद से बेहतर बताया। तो ये हिंदू स्वाभिमान को जगाने की कोशिश थी। हाँ, और औपनिवेशिक कल्चरल हेजेमनी का मुकाबला करने की। पार्थ चैटर्जी ने घर और बाहर का कॉन्सेप्ट दिया है कि राष्ट्रवादियों ने बाहरी दुनिया, राजनीति, अर्थव्यवस्था में पश्चिम को भले ही स्वीकारा, पर घर यानी संस्कृति, धर्म, परिवार के अंदर अपनी स्वायत्तता बनाए रखी। ये दिलचस्प है। और तर्कवाद, रैशनलिज्म का क्या रोल था? बहुत बड़ा। राजा राममोहन रॉय ने यूनिवर्सल थीज्म की बात की। सभी धर्मों का सार एक है। ब्रह्म समाज इसी विचार पर बना। अक्षय कुमार दत्त ने तो धर्म और समाज को पूरी तरह तर्क और ऑब्जर्वेशन से समझने की कोशिश की। यंग बंगाल मूवमेंट। हाँ, डिरोजियो के अनुयायी, वो तो बड़े रैडिकल रैशनलिस्ट थे। गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी, ने भी शास्त्रों से ज्यादा तर्क पर जोर दिया। तो ये रैशनलिज्म कैसे काम आया राष्ट्रवाद में? इसने 2 काम किए। एक तो सती, जाति जैसी अपनी ही सामाजिक बुराइयों पर सवाल उठाने का हौसला दिया। दूसरा, अंग्रेजों के उन दावों को काटने का आधार दिया कि वे ही सिविलाइज्ड हैं और भारतीय पिछड़े हुए हैं। इसी बौद्धिक माहौल से फिर राष्ट्रवादी साहित्य भी निकला। बिल्कुल। नील दर्पण, बंकिम कानन द मठ, लोकहितवादी तो भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत भी अमेरिका की तरह आजाद होगा। एक बात और आती है, जेंडर का एंगल। अंग्रेज भारतीय मर्दों को एफेमिनेट कहते थे। हाँ, कमजोर, मर्दानगी से हीन। इसके जवाब में राष्ट्रवादियों ने पुरुषत्व, शारीरिक ताकत, अखाड़ों पर बहुत जोर दिया। विवेकानंद ने इसे आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ा, एक ऑल्टरनेटिव मैस्कुलिनिटी। तो हमने राजनीतिक संगठन देखे, आर्थिक आलोचना समझी, बौद्धिक प्रतिरोध देखा, लेकिन ये सब ज्यादातर एलीट लेवल पर था। आम जनता तक राजनीति कैसे पहुंची? यहीं से कहानी में गरम दल या एक्सट्रीमिज्म और स्वदेशी आंदोलन का प्रवेश होता है। यानी कांग्रेस के अंदर ही बदलाव आ रहा था। हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये नेता नरम पंथियों के पिटिशन वाले तरीकों से ऊब चुके थे। उन्हें लगता था ये पॉलिटिकल मेंडिकेंसी यानी राजनीतिक भिक्षावृत्ति है।
बिल्कुल, उन्हें लगता था अंग्रेज ऐसे नहीं सुनेंगे, ज्यादा दबाव, ज्यादा मुखर विरोध चाहिए। इसकी वजहें क्या थीं? कई थी। एक तो नरमपंथी तरीकों से कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी तो फ्रस्ट्रेशन था। कर्जन की दमनकारी नीतियां, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, यूनिवर्सिटीज एक्ट। बंगाल का विभाजन तो सबसे बड़ा ट्रिगर बना। हाँ, वो क्लाइमैक्स था। कर्जन ने 1905 में बंगाल को बांट दिया। कारण बताया, प्रशासनिक सुविधा। लेकिन असली मकसद? राष्ट्रवादियों का मानना था कि असली मकसद बंगाल के राष्ट्रवाद को कमजोर करना था, जो उस समय सबसे मजबूत था, और हिंदू मुसलमानों को बांटना। उन्होंने पूर्वी बंगाल को असम से मिलाकर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रांत बना दिया था। हाँ, और कर्जन ने ढाका जाकर मुसलमानों को अलग प्रांत का लॉलीपॉप भी दिखाया था। इसका रिएक्शन क्या हुआ? जबरदस्त। पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पहले विरोध की कमान सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नरमपंथियों के हाथ में ही थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में ऐतिहासिक मीटिंग हुई। और वहीं स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ। एग्जैक्टली। यहीं से स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। स्वदेशी मतलब अपने देश का, बहिष्कार मतलब विदेशी माल का। हाँ, खासकर मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के नमक का। लेकिन स्वदेशी सिर्फ बहिष्कार तक सीमित नहीं रहा। इसके और क्या-क्या रूप थे? सुमित सरकार ने 4 ट्रेंड्स बताए शायद। हाँ। पहला तो नरमपंथी तरीका, जो ज्यादा चला नहीं। दूसरा, रचनात्मक स्वदेशी। इसमें आत्मनिर्भरता पर जोर था। यानी अपने स्कूल कॉलेज खोलो। बिल्कुल। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी, बंगाल नेशनल कॉलेज खुला, जो बाद में जादवपुर यूनिवर्सिटी बना। स्वदेशी इंडस्ट्रीज। हाँ, बंगाल केमिकल्स, पीसी रें, कपड़ा मिलें, साबुन, माचिस, यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तन भी। राष्ट्रीय पंचायतें बनी झगड़े सुलझाने के लिए। गांव में समितियां बनी, जैसे अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति। टैगोर का स्वदेशी समाज वाला आइडिया। हाँ, उनका जोर आत्मशक्ति पर था। सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन सोसाइटी, ब्रह्म बांधव उपाध्याय का सारस्वत आयतन, ये सब इसी रचनात्मक स्वदेशी का हिस्सा थे। तीसरा ट्रेंड क्या था? पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, यानी राजनीतिक उग्रवाद। जब पिटिशन और रचनात्मक काम से अंग्रेज नहीं माने तो गरम दल वाले आगे आए। अब मांग सिर्फ सुधार की नहीं, स्वराज की होने लगी। पूरी आजादी। उस समय स्वराज का मतलब पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन लक्ष्य ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति का ही था। तरीके भी बदले। बहिष्कार का दायरा बढ़ाया गया। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें, नौकरियां, सबका बहिष्कार। और पैसिव रेजिस्टेंस? हाँ, निष्क्रिय प्रतिरोध, यानी अंग्रेजी कानूनों को शांति से मानने से इनकार करना। ये गांधी जी के सत्याग्रह का पूर्व रूप था एक तरह से। इसमें धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल भी हुआ। बहुत ज्यादा। तिलक के गणपति और शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र में पहले से चल रहे थे। बंगाल में काली पूजा, गंगा स्नान, रक्षाबंधन, भगवद गीता की शपथ, इन सब का इस्तेमाल लोगों को जुटाने के लिए किया गया। लेकिन क्या इसका कोई नेगेटिव असर भी हुआ? हाँ, ये एक बड़ी डिबेट है। हिंदू प्रतीकों पर जोर देने से मुसलमान काफी हद तक आंदोलन से अलग थलग महसूस करने लगे। इससे सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा। और क्या सीमाएं थीं स्वदेशी की? स्वदेशी चीजें अक्सर विदेशी माल से महंगी और कम क्वालिटी की होती थी, तो आम गरीब आदमी के लिए उन्हें अपनाना मुश्किल था। राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज भी बहुत कम थे। किसानों और मजदूरों को बड़े पैमाने पर लामबंद करने में ज्यादा सफलता नहीं मिली। हालांकि कुछ हड़तालें हुईं। लीडरशिप ज्यादातर हिंदू भद्र लोग के हाथ में रही। चौथा ट्रेंड क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का था। हाँ, जब खुला आंदोलन दबने लगा तो कुछ युवा हताश होकर हिंसा के रास्ते पर चल पड़े, जिसे रेवोल्यूशनरी टेररिज्म भी कहा गया। वो एक अलग धारा थी। तो 1908 आते आते स्वदेशी आंदोलन कमजोर पड़ गया। हाँ, 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नरम दल और गरम दल अलग हो गए। सरकार ने दमन तेज कर दिया, बड़े नेताओं को जेल भेज दिया या देश निकाला दे दिया। आंदोलन बिखर गया। तो कुल मिलाकर स्वदेशी आंदोलन की क्या देन रही? असफल कहेंगे इसे? पूरी तरह सफल नहीं। ये पहला मास मूवमेंट था जिसने राष्ट्रवाद को एलीट क्लास से बाहर निकाला। इसने भविष्य के आंदोलनों के लिए तकनीकें दी। बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, रचनात्मक कार्य। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा मिला। हाँ, कला, अवनींद्रनाथ टैगोर, साहित्य, विज्ञान, जेसी बोस, पीसी रे, सब में एक नई चेतना आई। लेकिन इसने चुनौतियां भी उजागर की। हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल, किसानों मजदूरों को कैसे साथ लाएं, लीडरशिप का सवाल। और विडंबना देखिए, बंगाल का विभाजन रद्द तो हुआ 1911 में, लेकिन तब तक आंदोलन काफी हद तक ठंडा पड़ चुका था और बंटवारा सांप्रदायिक लाइंस पर हो चुका था। तो आज हमने देखा कि कैसे भारतीय राष्ट्रवाद की कहानी कई परतों में खुली। शुरुआती विरोध, फिर पढ़े लिखे वर्ग का उदय, आर्थिक शोषण की समझ,
बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तर पर आत्मविश्वास जगाने की कोशिश, फिर राजनीतिक संगठनों का बनना और आखिर में स्वदेशी आंदोलन के रूप में पहला बड़ा जन उभार। ये सीधी रेखा में चलने वाली कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें कई मोड़ हैं, सफलताएं हैं, असफलताएं हैं। आर्थिक आलोचना ने जमीन तैयार की, बौद्धिक मंथन ने दिशा दी और स्वदेशी ने पहली बार बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा, भले ही कुछ सीमाओं के साथ। एक विचार जो मन में आता है वो ये कि स्वदेशी के दौरान धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल उसने लोगों को जोड़ा तो जरूर, पर शायद अनजाने में ही सही आगे चलकर हिंदू मुस्लिम विभाजन को भी गहरा किया। हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या उस वक्त लामबंदी के ज्यादा सेक्युलर तरीके अपनाए जा सकते थे, या उस माहौल में ये मुमकिन ही नहीं था? ये सोचने वाली बात है। अगर उस शुरुआती दौर में धर्मनिरपेक्ष रणनीतियां ज्यादा मजबूत होतीं, तो शायद आजादी की लड़ाई का रास्ता कुछ अलग होता। हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। और ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।